गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सही है। ओके। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स कर रहे थे, ग्राफ से ही कर रहे थे, है ना आज? ठीक है, तो ग्राफ के बारे में आपको बेसिक आइडिया तो सारा लग ही गया कि कैसे करना है क्वेश्चंस। मैंने लास्ट टाइम में आपको बोला था कि आप ग्राफ के कन्वर्जन्स के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना, है ना? मतलब अपने से कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो या एक्सेलरेशन टाइम बना लो, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी दोनों ग्राफ खुद से ड्रॉ करो। जो भी कॉन्सेप्ट्स है कर्व के या स्ट्रेट लाइंस के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है? तो उनको अच्छे से एक बार देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर भी कोई लगे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो आप आराम से पूछ लेना, ठीक है? आओ कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करते हैं आज, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट होता है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, या इसी को आप बोल सकते हो स्नेल्स लॉ इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ वही है बाबू जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, है ना? आप क्लास 10th वगैरह भी पास करके आए हैं, तो आपने लाइट के चैप्टर में स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा, वही रिफ्रैक्शन रिलेटेड। हाँ, ये स्नेल्स लॉ ऑप्टिक्स के जो आप रिफ्रैक्शन टॉपिक में पढ़ते हैं, है ना? जो सबसे बेसिक फंडामेंटल लॉ है रिफ्रैक्शन का, है ना? उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं बाबू, है ना? आपको इरोडो वगैरह में एक दो प्रॉब्लम्स मिलेंगे, है ना? और एक्सपेक्टेड है क्या एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको ये प्रिंसिपल या ये लॉ पता है ना, तो आप अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत जल्दी बना सकते हैं, बहुत छोटे में बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या बोलता है, कैसे इसको करेंगे, ठीक है? तो एक प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, प्रॉब्लम से समझते हैं, फाइनली जब प्रिंसिपल डिराइव होगा तो हम बता देंगे कि कैसे वर्कआउट करेगा। ठीक है, मानो बाबू यहाँ पे आपके पास एक, थोड़ा समझना, ठीक है? आपके पास यहाँ एक आदमी है, इस पॉइंट ए पर एक मैन है, ठीक है? इस तरफ लैंड है ना, जमीन है, लैंड, और इस तरफ वाटर है। इस आदमी को, है ना, ये आदमी को पता है कि वाटर के अंदर कहीं इस जगह पर कोई, फॉर एग्जाम्पल ट्रेजर है, खजाना है, ठीक है ना? नहीं होता जैसे ट्रेजर हंट जैसा कुछ चल रहा है ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना चुराया मतलब रखा गया है, ठीक है? और यहाँ पर आदमी है, ठीक है? तो इस आदमी को इस खजाने तक पहुँचना है, ठीक है? इस आदमी को इस खजाने तक पहुँचना है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसको मिनिमम टाइम पर पहुँचना है ना? कंडीशन ये है कि मिनिमम टाइम पर पहुंचना है। अगर ये आदमी यहाँ से खजाना तक सबसे जल्दी पहुंचेगा तभी तो कंपटीशन जीतेगा, तभी तो ये खजाना इसका होगा, नहीं तो कोई और पहुंच गया तो खजाना इसका नहीं होगा। तो बेसिक सा फंडा होता है किसी भी रेस, किसी भी कंपटीशन का, कि आपको वो चीज़, डिजायर्ड रिजल्ट सबसे कम समय में पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस आदमी को खजाने तक पहुंचना है कम टाइम पे। ठीक है, फर्क इतना है कि पहले कुछ डिस्टेंस ये जमीन पे ट्रैवल करेगा और फिर कुछ डिस्टेंस उसको तैर करके पानी में ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, जमीन पे जो इसकी स्पीड होगी उसको v1 बोला गया, और वाटर में जो इसकी स्पीड होगी वो v2 होगा, है ना? हमेशा याद रखना, यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशंस होंगे, दो अलग अलग एक तरीके के मीडियम्स होंगे, या दो अलग अलग तरीके के वेलोसिटीज होंगे, है ना? जैसे ये आदमी, मान लो जमीन पर तो आप तेज दौड़ सकते हैं, तो इसकी v1 की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन फिर पानी में आप तैरेंगे तो आपकी उतनी स्पीड नहीं होगी, तो उसकी स्पीड v2 है। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये आदमी कैसा रास्ता अपनाए, है ना? मतलब कौन सा पाथ चूज करे। बेसिकली फंडामेंटल तो यही है कि कौन सा पाथ
वो चूज करे ताकि उसको टाइम जो है वो मिनिमम लगे। यही यही क्वेश्चन है ना। आपको ये निकालना है कि ये मिनिमम टाइम में यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि वो यहाँ से सीधा चला जाए और सीधा जाने के बाद यहाँ पर ऐसे आ जाए, या हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए और यहाँ से आने के बाद वो कुछ ऐसा चला जाए। ये हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा चला जाए। हो सकता है कि वो सीधा यहाँ आ जाए और यहाँ पे आ जाने के बाद ऐसे चला जाए। तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि वो ये पाथ कुछ P1 ले ले, ये कुछ पाथ कुछ P2 ले ले, ये कुछ P3 पाथ ले ले, ये कुछ P4 पाथ ले ले। तो आपको यही तो नहीं पता कि गिवन वेलोसिटीज के लिए, v1 और v2 वेलोसिटीज के लिए वो कौन सा रास्ता लेगा ताकि जो डिस्टेंस है उसका, सॉरी जो टाइम है उसका, वो मिनिमम लगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को एक आर्बिट्ररी वेरिएबल मान के सॉल्व कर सकते हैं। हम मान लेते हैं मेरा आदमी इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पे मेरा ट्रेजर है T। ठीक है, ये मेरा मैन है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मेरा ट्रेजर है। हमको ये तो नहीं पता कि वो किस रास्ते से होते हुए जाएगा, है ना। कुछ डिस्टेंसेस की भी ज़रूरत होगी आपको। हम मान लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल से ये आदमी जो है वो कुछ x0 डिस्टेंस पर है, और ये इस जहाँ पे जो वाटर में है ये y0 डिस्टेंस पे है, ये वाटर है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 है, ये लैंड है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये डिस्टेंसेस दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये आदमी कुछ यहाँ से चल के यहाँ तक आया और फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऐसा। ये तो हमको नहीं पता, ये टोटल डिस्टेंस हमको पता है, मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस आदमी से लेकर के यहाँ तक इस ट्रेजर का टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ L है। ठीक है, ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है L। तो हम ऐसा मान लेते हैं बाबू, है ना, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो आदमी है वो पहले कहीं यहाँ पर आया और यहाँ से फिर यहाँ चला गया। अब ये जो वेरिएबल है तो हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली L माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब x की वैल्यू कुछ भी आए, है ना, फॉर मिनिमम टाइम अगर x की वैल्यू 0 आती है तो वो यहाँ से सीधे नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। अगर x की वैल्यू L/2 आती है तो ये एग्जैक्टली यहाँ से इसके बीच में आएगा, फिर वहाँ चला जाएगा। समझ रहे हो। तो इस तरीके का बात है। आपको ये तो नहीं पता कि वो कहाँ पर जाएगा, किस तरीके से कौन सा पाथ लेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि वो कुछ इस तरीके से आया और इस तरीके से चला गया। यहाँ मेरा x जो है वो वेरिएबल है ना। x की वैल्यू जैसे ही आएगी वैसे हमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो कौन सा पाथ ले रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो, ठीक है, बोलो बाबू। ठीक है ना, यहाँ तक। इस एंगल को हम θ1 बोल देते हैं और इस एंगल को हम θ2 बोल देते हैं, है ना। जाहिर सा बात दिख रहा है कि θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, है ना। ये जो थीटा है, ये थीटा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल, ये एंगल मेड बाय द नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन है, इस तरीके का मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। एक बार तुम पहले यहाँ तक फेमिलियर हो जाओ, देख लो कि तुमको चीज़ें समझ में आ रही है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो ये यहाँ से हम इस पॉइंट को कुछ P मान लेते हैं। तो अगर निकाला जाए तो टोटल टाइम अगर हम निकालें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा। टोटल टाइम विल बी इक्वल टू MP, और ये MP डिस्टेंस ये लैंड में ट्रैवल करेगा V1 के स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा MP/V1, डिस्टेंस बाय स्पीड।
और ये डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा pt डिवाइडेड बाई कितने के स्पीड से, v2 के स्पीड से, है ना। तो ये आपका टोटल टाइम है, इस टाइम को हम t मान लेते हैं। तो ये जो t है ये किसके बराबर होगा, mp। ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा, और ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा। तो तुम यहाँ से ये mp डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, mp डिस्टेंस। बाबू देखो ये डिस्टेंस x0 है, इस डिस्टेंस को तुमने x माना तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर प्लस x0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस। सिमिलरली ये डिस्टेंस y0 है और ये डिस्टेंस l माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा y0 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस pt की वैल्यू निकल गई और mp की वैल्यू निकल गई। ये mp इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है और pt इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो मेरा जो टोटल टाइम आएगा mp दैट विल बी इक्वल टू x0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 प्लस pt क्या है, व्हाट इज pt, pt ये है आपका अंडर रूट ऑफ y0 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2। यहाँ x0 और y0 कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि ये x0 और y0 कांस्टेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। ये डिस्टेंस x0 है, ये डिस्टेंस y0 है। तो अब तुमको क्या करना है बताओ। अभी तुम्हारे पास ये टाइम का एक्सप्रेशन आ गया है ना, आपके पास टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। आपको यही तो निकालना है कि ये x कितना हो ताकि टाइम मिनिमम लगे। तो आपको पता है आपके पास फंक्शन आ गया, तो हम लोग कॉन्सेप्ट किसका यूज़ करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग यहाँ पे dt बाई डी एक्स को किसके बराबर इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर। तो अब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करो तो तुम्हारा dt बाई डी एक्स जो कि 0 होगा वो किसके बराबर आएगा, ये 1 बाई वी1 कॉन्स्टेंट है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स होता है, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा, प्लस इसको करोगे तो 1 बाई वी2 बाहर, ये हो जाएगा टोटल 1 बाई 2 रूट एक्स वाई नॉट स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर में जब इसका करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वाई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा बाबू आपका 2 इंटू एल माइनस एक्स इंटू -1। चेन रूल लगा के मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको इसको किसके बराबर इक्वेट करना है, 0 के बराबर। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। मेरे हिसाब से राइट हैंड साइड 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, तो ये पूरा चीज़ नेगेटिव है, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या बचेगा देखो थोड़ा, ये बचेगा बाबू आपका l माइनस एक्स, ये बचेगा l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v2 अंडर रूट ऑफ वाई नॉट स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचेगा x डिवाइडेड बाई v1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, इधर देखो, है ना। ये एक्सप्रेशन ये इधर चला गया, ये माइनस साइन के साथ है ना, तो इक्वल टू 0 है तो वो उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। ये जो चीज़ बाबू यहाँ पर आया है, थोड़ा इसको देखेंगे कि ये आया क्या है। ये वाला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं और ये वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस पर थोड़ा गौर फरमाया जाए। इधर आइए, आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल से थोड़ा आप साइन θ1 लिखिए। साइन θ1 लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस वाले ट्रायंगल से आप थोड़ा साइन θ2 लिखिए, तो साइन θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई नॉट स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही दोनों चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मेरा साइन θ2 है, तो ये आ गया मेरा साइन θ2 अपॉन v2, और यही चीज़ आ गया मेरा साइन θ1 बाई v1। ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम मान सकते हैं कि दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम, है ना। ये टी मिनिमम का सब कंडीशन है
है ना। टी मिनिमम का ये क्या क्या है, कंडीशन है, ठीक है। साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई V2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई V1। बोलो क्लियर है क्या। ये जो चीज़ है, ये जो कंडीशन आया है, ये कंडीशन आपको क्या आया है, जब आपने टाइम के एक्सप्रेशन निकाल कर उसको डिफरेंशिएट किया तो ये वाला एक्सप्रेशन आया। अब ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन को आप हमेशा याद रखेंगे। आपको बार बार फंक्शन निकाल कर उसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इस तरीके के कंडीशंस को लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस कंडीशन को डायरेक्टली लगाना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, बस देखिए ऐसा कुछ था, ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट ट्रेजर का, ये पॉइंट एम का। आपके बॉडी ने कुछ ऐसा रास्ता लिया था, ठीक है। इस पॉइंट को हम पी बोल देंगे। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि ये जो पाथ है ये नॉर्मल खींच देना है, और नॉर्मल से इस वाले एंगल को θ1 और इस वाले एंगल को θ2 बोल देना है। इसका स्पीड क्या है, मान लेते हैं V1, इसका स्पीड है V2, यही तो दिया हुआ था। तो आपको साइन ऑफ दिस एंगल है ना, साइन ऑफ θ1 डिवाइडेड बाई इसी स्पीड, इसी मीडियम के स्पीड से डिवाइड कर देना है, इज इक्वल टू यहाँ पे साइन ऑफ दिस एंगल θ2, और आपको इसी मीडियम के स्पीड से इसको डिवाइड कर देना है V2, ठीक है। साइन θ1 बाई V1 इक्वल टू साइन θ2 बाई V2। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके के सारे प्रॉब्लम्स आप बिना कैलकुलस लगाए, बिना डिफरेंशिएट करके जीरो किए आसानी से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएट भी अगर करेंगे आप, तो डिफरेंशिएट करके भी आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। ये जो चीज़ बाबू आपने लिखा है, यही आपका ऑप्टिक्स में भी स्नेल्स लॉ होता है। ऑप्टिक्स में जो आप रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं उसमें भी स्नेल्स लॉ यही होता है। देखो हम यहाँ तुमको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम η1 लिख सकते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n2 लिख सकते हैं, n1 एंड n2। आप क्या करते हैं वहाँ पे बताओ। इस तरीके से आपका एक इंसिडेंट रे होता है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। और क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगा। तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर आपको यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप जिस मीडियम में पकड़ते, जैसे इस मीडियम में पकड़े तो इस मीडियम में क्या है, एंगल, तो आप इसके लिए साइन θ1 लिखेंगे, और इसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आप दूसरे मीडियम में आते हैं, दूसरे मीडियम में नॉर्मल के साथ कितना एंगल है भाई, तो साइन θ2 है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो n2 है। यही आपका स्नेल्स लॉ है। इसी तरीके से आप बचपन से स्नेल्स लॉ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम n1 को क्या लिख सकते हैं, साइन θ1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मान लेते हैं स्पीड v1 है, इसका स्पीड v2 है, तो ये v1 आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन θ2, इसको लिख सकते हो cv बाई v2। तो वैक्यूम का स्पीड तो कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ से कट जाएगा। तो इसी तरीके का रिजल्ट आया, साइन θ1 बाई v1 इज इक्वल टू साइन θ2 बाई v2, ठीक है। तो ये आपका, सॉरी आंसर नहीं, यही आपका स्नेल्स लॉ है। और सेम इसी तरीके का रिजल्ट हमने काइनेमेटिक्स में भी निकाला है, इसीलिए इस पूरे टॉपिक का नाम आप स्नेल्स लॉ इन काइनेमेटिक्स भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो बस आपको थ्योरी बता रहे हैं ना। मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कभी भी ये फिगर आउट करना हो कि मिनिमम टाइम का कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर बॉडीज अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड से चल रहे हो, तो आप इस तरीके का काम आराम से कर सकते हैं। आपको फंक्शन निकाल कर डिफरेंशिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। साइन θ2 बाई v1 इज इक्वल टू साइन θ1 बाई v1। एक बार अच्छे से देख लो, अगर तुमको कोई डेरिवेशन वगैरह में प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग आगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे।
देख लो अच्छे से। ये जो चीज़ आ रहा है इस चीज़ को अगर आप डायरेक्टली लिख पाओगे तो ये स्नेल्स लॉ इन काइनेमेटिक्स है। बस बाबू ध्यान रखना कि ये जो एंगल आप थीटा वन थीटा टू लिखते हो ये हमेशा नॉर्मल के साथ लिखते हो। ऑप्टिक्स में भी जो आप यहाँ एंगल्स लिखते थे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था और वो हमेशा नॉर्मल से देखा जाता है। तो यहाँ पर भी जो एंगल्स हम लोग ले रहे हैं वो नॉर्मल से ले रहे हैं, इसलिए देखो यहाँ मैंने पहले लिखा भी है, यहाँ थीटा जो है वो एंगल मेड बाय द नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल। ठीक है, चलो तो इसी से मिलता जुलता एक एरोडोव में क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास एक ऐसा हाईवे है कुछ, है ना, और हाईवे के पास इस तरफ यहाँ पे एक बॉडी है जो इस हाईवे पे वी नॉट स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो हाईवे तो आपका पूरा रोड बना होता है, मस्त एकदम 4 लेन 6 लेन रोड होता है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड वी नॉट है और हाईवे के बगल में ये ज़मीन है, ये लैंड है ना, ये रोड है, ये हाईवे, दिस इज़ अ हाईवे। तो हाईवे है तो मस्त एकदम रोड है, रोड पे तो गाड़ी जाहिर सा बात है कि स्पीड से ही चलेगी, है ना, रोड पे तो आपकी गाड़ी स्पीड से चलेगी। लेकिन इस आदमी को, यहाँ मान लो ये आदमी है, ये गाड़ी से जा रहा था वी नॉट के स्पीड से, लेकिन उसको इस जगह पर आना है, मान लो यहाँ पर कुछ ट्रेजर है ना, खजाना यहाँ पर है, तो वो आदमी यहाँ पर आएगा। लेकिन लैंड में वो उतने स्पीड से तो नहीं चल सकता जितना वो हाईवे पे चल रहा था। तो लैंड पे जो इसका स्पीड है, वेलोसिटी इन लैंड इज ईटा टाइम्स वी नॉट, जहाँ ईटा जो है वो लेस देन 1 है, जाहिर सा बात है कम ही होगा, है ना। हाईवे पे स्पीड ज़्यादा होगा और यहाँ लैंड पे ज़मीन पे जो स्पीड है, नॉर्मल ऊबड़ खाबड़ मिट्टी विट्टी होगा, तो वहाँ पे उसके गाड़ी की स्पीड जो है वो ईटा टाइम्स वी नॉट है, जहाँ ईटा की वैल्यू लेस देन 1 है। ये बता रहा है कि वेलोसिटी एट लैंड विल बी लेस देन वेलोसिटी एट हाईवे। ये वेलोसिटी एट हाईवे दिया हुआ है, वेलोसिटी एट हाईवे इज वी नॉट। ठीक है, तो फिर वही बात है, इसको जल्दी से जल्दी इस पॉइंट पर पहुंचना है ना, इसको जल्दी से जल्दी इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचे, कितना पहुंचे, है ना, मतलब कौन सा पाथ ले। तो हो सकता है अब कुछ बच्चे सोचे कि यहाँ से यहाँ सर सीधे जाए और सीधे जाके टर्न मारे, तो हमको तो पता नहीं है कि ये हाईवे से किस पॉइंट पे टर्न मारेगा ताकि इसको मिनिमम टाइम लगे। हो सकता है वो इसी पॉइंट से टर्न मार ले, या हो सकता है थोड़ा आगे जाके टर्न मारे, हो सकता है थोड़ा और आगे जाके टर्न मारे। तो ये हाईवे से किस पॉइंट पे टर्न मारेगा ताकि इसको टाइम क्या लगे, मिनिमम। आपको यहाँ पर मिनिमम टाइम निकालना है। जब भी मिनिमम टाइम का क्वेश्चन हो और इस तरीके से दो अलग अलग वेलोसिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। अरे बोलो तो छोटू। तो बाबू हम मान लेते हैं कि ये जो आदमी है ये यहाँ तक चला और इस पॉइंट के अबाउट ये यहाँ पे टर्न मार लिया, हाईवे पे चला और हाईवे से इस पॉइंट पे टर्न मार लिया। ठीक है, तो ये जो एंगल है, हम इस एंगल को यहाँ पे हम लोग हमेशा एंगल के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका नॉर्मल जैसा है, तो ये तो एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि θ1 मेरा 90 है। θ2 कितना होगा ये हमको नहीं पता। ठीक है, ये एंगल θ2 है तो ये वाला भी एंगल θ2 होगा। ये डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाईवे से ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको हम कुछ L0 मान लेते हैं। ठीक है, या L0 मान लेते हैं। यहाँ से ये जो टोटल पूरा डिस्टेंस है बाबू, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस आदमी के लोकेशन से इसका कुछ डिस्टेंस हम फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो D मान लेते हैं। ये सब क्वेश्चन में डेटा में दिया है, तो तुम हमको बताओ कि तुमको मिनिमम टाइम कितना लगेगा। चलो, ये क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए डायग्राम वगैरह भी बना दिए। अब तुम हमको पिछले तो फिर तुम डायरेक्टली ये लॉ लगाओगे। तो तुमको क्या बताया है, साइन θ1/v1 विल बी इक्वल टू साइन θ2/v2। ठीक है, तो यहाँ का θ1 कितना है, 90 डिग्री, नॉर्मल के साथ आपका ये कितना एंगल बना रहा है, 90। तो ये बाबू हो जाएगा साइन 90,
यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, हाईवे पे चल रहा है। ये एंगल हमको नहीं पता, हम इसको साइन थीटा टू मान लिए। और वी टू, यहाँ की वेलोसिटी हमको पता है, दिस विल बी ईटा वी नॉट। अब इस रिजल्ट को यूज़ करो और हमको आगे तुम मिनिमम टाइम निकाल के बताओ। मैंने आधा क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना दिया, मैंने पूरा डायग्राम बना दिया, सारे कंस्ट्रक्शंस कर दिए, सारा डेटा तुमको दे दिया। तुम इसको ट्राई करो। मान लो कि ये टोटल डिस्टेंस तो d है, तो मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे टर्न मारा, तो ये d माइनस एक्स भी हो जाएगा। चलो ये वाला भी काम कर दिया। अब तो तुमको बस कैलकुलेशन करना है और आंसर निकालना है। चलो थोड़ा ट्राई करो। स्नेल्स लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स बाबू आप हमेशा वहाँ लगा सकते हो जहाँ पर इस तरीके का कोई सिचुएशन दे कि आपके पास कोई बॉडी है, वो इतने पार्ट में ट्रैवल करे तो इतने स्पीड से ट्रैवल करे, फिर इस पार्ट में चला जाएगा तो इसकी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी, है ना। और क्वेश्चन मिनिमम टाइम का हो, क्वेश्चन किसका हो, मिनिमम टाइम का। क्योंकि याद करो ये रिलेशन डिराइव करके कब आया था, जब आपने टाइम को डिफरेंशिएट करके ज़ीरो किया था। तो जिस भी फंक्शन को आप, जिस भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करके ज़ीरो करते हैं, उसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम का कंडीशन आएगा। तो टाइम को तो हमेशा मिनिमाइज ही करना रहेगा। आप मैक्सिमम टाइम तो कोई सेंस नहीं बनता, मैक्सिमम टाइम तो आप कितना भी ले सकते हो, है ना। तो इसलिए टाइम को हमेशा मिनिमाइज ही किया जाता है। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम कितना लगे। चलो कैसे करेंगे, साइन 90 कितना हो जाएगा, वन, ये वन बाई वी नॉट हो गया। साइन थीटा टू तो आपका वेरिएबल है, नहीं पता, लेकिन ये ईटा वी नॉट है, तो वी नॉट कट गया। तो यहाँ से साइन थीटा टू ईटा आ गया। इसका मतलब आपको इस ट्राइंगल में साइन थीटा टू की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो तुमको मिनिमम टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, तो टाइम मिनिमम तो अब निकलेगा कैसे, ये तुमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, एक्स, कितने के स्पीड से ट्रैवल करोगे, वी नॉट के स्पीड से, प्लस ये डिस्टेंस, है ना। हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये p है और ये कुछ c है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पी सी, और ये तुम कितना स्पीड से ट्रैवल करोगे, ईटा वी नॉट से करोगे, यही मिनिमम टाइम है तुम्हारा। तो अब, है ना, ये x कितना होगा, ये पी सी कितना होगा, ये सारा चीज तुमको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो साइन थीटा टू ईटा के बराबर है। तो इस ट्रायंगल से अगर तुम साइन थीटा टू निकालो, तो साइन थीटा टू ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर। तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर। ठीक है, देखो तुमको क्वेश्चन में ईटा पता है, तुमको क्वेश्चन में डी पता है, तुमको क्वेश्चन में एल नॉट पता है। इस इक्वेशन को यूज अगर तुम करोगे तो तुमको यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम अगर इसको इधर कर लो तो ये पूरा चीज डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर है, और ये डी माइनस एक्स है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये ईटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, ये d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके। तो ये हो जाएगा बाबू आपका
ईटा स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, तो ये ईटा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये 1 - ईटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ईटा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर बाई 1 - ईटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको रूट ले लो, तो ये डी माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ईटा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर बाई 1 - ईटा स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी डी माइनस अंडर रूट ईटा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर बाई 1 - ईटा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको वो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी जो है, ये जो हाईवे से किस पॉइंट पर कट मारे। तो इस पॉइंट पर अगर x मिल गया तो तुमको d माइनस एक्स भी मिल जाएगा। d माइनस एक्स तो ऑलरेडी ये पार्ट है, x ये हो गया। आपको ये पता चल जाएगा कि वो हाईवे से किस पॉइंट पर कट मारेगा, इस x से। और d माइनस एक्स आपको ये पता चल गया। आपको तो ये चाहिए था, pc लेंथ चाहिए था। तो pc लेंथ कैसे निकाल सकते हो, ये लेंथ पीसी कैसे निकलेगा, ये इसी ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस तो यही है। अब डी माइनस एक्स की वैल्यू नोन नोन कंडीशंस के टर्म में इतनी है। तो तुम इस डी माइनस एक्स की वैल्यू, हम इसको डी, ये इस डी माइनस एक्स की वैल्यू, इस d माइनस एक्स की वैल्यू को उठा करके इसमें डाल दो, तो तुमको pc का लेंथ मिल जाएगा। और pc का लेंथ मिल जाएगा तो तुम यहाँ पर पुट कर देना। x तुमको पता चल गया, x पता चल गया, pc का लेंथ तुमको d माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ डालने से मिल जाएगा, तो तुमको यहाँ से मिनिमम टाइम मिल जाएगा। ये तो बाबू मैंने वेरिएबल के टर्म्स में लिया है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल डेटा के टर्म में आएगा, तो ये सारे न्यूमेरिकल नंबर दिए रहेंगे, तो आप आराम से कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस इज कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अरे बाबू देखो, तुमको मिनिमम टाइम निकालने के लिए x की वैल्यू चाहिए थी, pc की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तुमको यही x निकालना था, तुमको पता तो नहीं था कि ये हाईवे से किस पॉइंट पर जंप मारेगा। तो जंप मारेगा ताकि टाइम मिनिमम लगे, तो हमको स्नेल्स लॉ मैंने डायरेक्टली लगा दिया। तो इनको सॉल्व करके हमको पता चल गया x की वैल्यू और d माइनस एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यू पता चल गया। इस d माइनस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो तुमको pc मिल जाएगा, और इस x की वैल्यू तुमको मिल ही गई। तो x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करो, pc की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, यही चीज तो pc है। d माइनस एक्स ही तो नहीं पता था, अब d माइनस एक्स भी आपको पता है। तो यहाँ से pc मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा, बाकी v नॉट और ईटा v नॉट तो ये सब तो क्वेश्चन में दिया ही है। तो आपको मिनिमम टाइम मिल जाएगा। तो आप प्रॉब्लम का मोटिव समझ रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ पे सिंपल बस इतना है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे बस सिंपल इतना है कि आपको टाइम को मिनिमाइज करना था, और टाइम को मिनिमाइज करने के लिए आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं, जिसको आप स्नेल्स लॉ की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना। आपको ये जरूरत नहीं पड़ा कि आप इस तरीके का एक टाइम का एक्सप्रेशन लो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके जीरो करो, फिर वहां से आपको पता चलेगा कि आपका टाइम किस किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, और उसके बाद फिर तुम इतना कैलकुलेशन करो, है ना। कम से कम टाइम, वो डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट था उतना पार्ट तो आप आराम से स्किप कर सकते हो, अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली पता है ना। इस रिजल्ट को अगर आप यूज करना जानते हैं तो आप वो डिफरेंशिएट, पहले आप टाइम का एक्सप्रेशन लिखते, फिर इसको डिफरेंशिएट करते, फिर इक्वल टू जीरो करते, तो वहां से आपको पता चलता कि किस पॉइंट पर ये कट मारेगा तो ये मिनिमम होगा। तो आप वो डिफरेंशिएट करने वाला पार्ट तो आप आराम से स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप रिजल्ट को यूज करो और थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बाबू, क्लियर है क्या, है ना। ये सब कैलकुलेशन देख के थोड़ा डरा मत करो, ये सब चीज़ तो वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है। मान लो हम तुमको ये 10 मीटर दे देते, है ना, ये 10 मीटर दे देते, ये वेलोसिटी कुछ दे देते, ये 5 दे देते, ये 6, ये 4 दे देते, कुछ इस तरीके का वेलोसिटीज वगैरह गिवन रहता, तो न्यूमेरिकल नंबर के फॉर्म में रहता तो चीज़ें ईजी लगती। बाकी कुछ है नहीं। अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।
आप इसको कितने भी मीडियम्स में लगा सकते हो। ये आपका मीडियम ए है, ये आपका मीडियम बी है, ये आपका मीडियम सी है। यहाँ इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, यहाँ वेलोसिटी 2v0 होगी, यहाँ वेलोसिटी 3v0 होगी। ये कुछ दे दिया हम तुमको, ठीक है। डिस्टेंसेस के तौर पे बाबू क्वेश्चन रुको हम ले लेते हैं। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है, डिस्टेंस के तौर पर आप इन सब को सेम मान सकते हो। ये डिस्टेंस भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। और ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपका 4l है, ठीक है। आपका बॉडी जो है वो इनिशियली इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, और इसको जाना है इस पॉइंट पर, मान लेते हैं बी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये फिर वही बात है ना। देखो इस वाले मीडियम में जब ये बॉडी जितने देर तक ट्रैवल करेगा इतने स्पीड से करेगा, फिर इस मीडियम में चला जाएगा तो इतने स्पीड से ट्रैवल करेगा, फिर इस मीडियम में चला जाएगा तो इतने स्पीड से ट्रैवल करेगा, है ना। तो आपको ये बताना है कि ये बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मिनिमम टाइम कितना लेगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मिनिमम टाइम कितना लेगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये बॉडी मिनिमम टाइम कितना लेगा, आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, तो अब वही बात आता है, अगर तुम इस चीज को देखो तो तुमको ये तो नहीं पता कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा या कैसे जाएगा, किस 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 रास्ते पे ये अपना पाथ चेंज करेगा, मीडियम चेंज करेगा। हो सकता है कि ये पूरा बीच में कहीं जाकर पाथ चेंज करे, तो आपको ये तो पता नहीं है। तो हम लोग हमेशा इसके लिए मान लेते हैं कि ये यहाँ कहीं गया होगा, है ना। ये यहाँ पे इस पॉइंट पर कहीं गया, है ना। यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से बाबू फिर ये हो सकता है कि कुछ यहाँ चला गया होगा, यहाँ से यहाँ चला गया होगा, और फिर हम मान लेते हैं कि ये फाइनली यहाँ से यहाँ चला गया, है ना। ये पिछले बार जो मैंने एक बार जो काम कर रहे थे कि यहाँ से ये इस पॉइंट पर चेंज कर रहा था, इस बार क्योंकि 3 मीडियम है तो 2 बार है अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। इस बार ये यहाँ जाकर फिर इस मीडियम में गया, फिर इस मीडियम में ये इस लाइन पर कहाँ जाए ताकि इसको टाइम मिनिमम लगे, तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर गया, है ना। तो 2 बार आप ये काम कर सकते हो। जिन बच्चों को ऑप्टिक्स आता होगा वो ये और बेटर समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो बस नहीं पता तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ठीक है। और हमको ये भी नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, तो हम इसको y मान लेते हैं। ये एंगल अगर θ1 है तो ये θ2 है, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, ये θ2 है तो ये कुछ θ3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस ये x हो गया, ये y हो गया, ये टोटल 4l है। तो यहाँ से आपका ये टोटल डिस्टेंस, ये जो बचा है ये डिस्टेंस हो जाएगा 4l माइनस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। हम इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, ठीक है। वही बात है जो आप पिछले बार 1-2 मीडियम के लिए कर रहे थे, है ना। जैसे देखो ये अपना डेरिवेशन आप जो पहला किए थे, ये देखो 2 मीडियम था, एक मीडियम ये एक मीडियम, तो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना था लेकिन मिनिमम टाइम में जाना था। तो आपको ये तो पता नहीं था कि ये कौन सा पाथ लेगा, तो हम आर्बिट्ररी मान लिए कि ये यहाँ से कि यहाँ पे किसी P पॉइंट पर आया जो यहाँ से x डिस्टेंस पर था, और फिर P से T पॉइंट पर चला गया, और हम लोग अपना ये स्नेल्स लॉ वाला कंडीशन यूज करके इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर जो क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछे, टाइम वाइम पूछे, तो वो निकल जाता है। उसी तरीके से सेम चीज में यहाँ पर कितने मीडियम है, सेम चीज में बाबू यहाँ कितने मीडियम है, 3 मीडियम है। अब ये यहाँ से इस पॉइंट से चले तो इस लाइन पर किस पॉइंट पर जाएगा ये तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर गया, यहाँ से x डिस्टेंस ये भी वेरिएबल है।
यहाँ से अब तुम इस पॉइंट से चलोगे तो इस स्ट्रेट लाइन पर कहाँ पर जाओगे, कहाँ पर जाकर तुम फिर अपना पाथ चेंज करोगे, ये भी तुमको नहीं पता। तो मान लेते हैं ये P पॉइंट से चलकर Q पॉइंट तक गया, ये डिस्टेंस x है, यहाँ से ये डिस्टेंस y हो गया, तो फिर ये रिमेनिंग डिस्टेंस 4l माइनस एक्स प्लस वाई हो गया। अरे जो काम पिछले बार एक बार कर रहे थे अब 2 बार करेंगे, और क्या। तुमको डायरेक्टली ये लगाने आना चाहिए स्नेल्स लॉ। ठीक है, तुम क्या लिखोगे बताओ, तुमको तो बस एंगल से मतलब है। नॉर्मल के साथ इस मीडियम में एंगल कितना है, θ1, तो तुम लिखोगे साइन θ1, और वेलोसिटी कितनी है, v0 विल बी इक्वल टू, इस मीडियम में चले गए, नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, θ2, तो तुम लिखोगे साइन θ2 डिवाइडेड बाई कितना वेलोसिटी है, 2v0। फिर इस मीडियम में चले गए, नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, θ3, साइन θ3, और वेलोसिटी कितना हो गया, 3v0। मेरे हिसाब से v0 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 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा साइन θ1 इक्वल टू साइन θ2/2 इक्वल टू साइन θ3/3। साइन θ1, अब ये θ1 है बाबू, तो ये भी तो θ1 ही होगा, तो तुम यहाँ से साइन θ1 निकाल सकते हो। साइन θ1 कितना होगा बताओ, साइन θ1 विल बी x, और ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस l है, ये x है, तो ये √l² प्लस x स्क्वायर, तो ये जाएगा x डिवाइडेड बाई √l² प्लस x स्क्वायर। सिमिलरली साइन θ2 कितना होगा, इस ट्रायंगल में साइन θ2 लो, ये y और ये डिस्टेंस, तो ये y है और ये l है, तो ये बाबू हो जाएगा आपका y डिवाइडेड बाई √l² प्लस x स्क्वायर, सॉरी l² प्लस वाई स्क्वायर। देखो ना, इस चीज़ को तुम पूरा यहाँ ऊपर तक लेके चले जाओ, परपेंडिकुलर गिरा दो, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये y है ये l है, तो ये √l² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली साइन θ3 कितना हो जाएगा, साइन θ3 ये हो गया पूरा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बाबू आपका 4l माइनस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई √4l माइनस ऑफ x प्लस वाई, ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस l²। इन तीनों वैल्यू को उठा के तुम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो तुम्हारा वैल्यू आएगा x अपॉन √l² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन θ2 है 1/2 इंटू वाई डिवाइडेड बाई √l² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू साइन θ3 है 4l माइनस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4l माइनस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस l²। ठीक है, बस इस चीज़ को तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। तुमको मेन वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, तुमने वेरिएबल x माना है और ये वेरिएबल y माना है, तुम इन दोनों को इन दोनों को पहले ले लो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको एक इक्वेशन आ जाएगा x एंड y में। ठीक है, फिर तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो फिर एक इक्वेशन आ जाएगा x एंड y में। फिर तुम इन दोनों इक्वेशन को, याद 2 इक्वेशन आ गए, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की वैल्यू मिल गई यानी तुमको पता चल जाएगा ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। उसके बाद आप मिनिमम टाइम निकाल सकते हो। मिनिमम टाइम के लिए तुम क्या करोगे बताओ, AP डिवाइडेड बाई v0 प्लस PQ डिवाइडेड बाई 2v0 प्लस QB डिवाइडेड बाई 3v0, यही चीज़ चाहिए। लेकिन AP PQ QB ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तुम तब निकाल पाओगे जब तुमको x और y पता रहेगा। तो x और y के लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो। सोचो तुम्हारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया है ना। नहीं तो तुम पहले ये 3 लिखते, 2 वेरिएबल लेते, डिफ्रेंशिएट करते, बहुत पंगा पड़ता तुमको करने में, है ना। टाइम को मिनिमाइज करने के लिए तुम इक्वेशंस लिखते, उनको डिफ्रेंशिएट करते, वो भी यहाँ पर 2 वेरिएबल्स थे, है ना। तो थोड़ा ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल टाइप हो जाता तुम्हारे लिए करना, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता। कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुमको ये पता है कि तुम इस तरीके के स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली यूज कर सकते हो हर उस क्वेश्चन में जहाँ तुमको टाइम को मिनिमाइज करना हो,
है ना। अगर तुम टाइम को मिनिमाइज करना जानते हो या टाइम को तुम मिनिमाइज करने के लिए ये स्नेल्स लॉ वाला फैक्टर जानते हो, तो बस तुमको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। दो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। एक बार ये एक्स और एक बार ये वाई पता चल गया तो तुम राइट एंगल ट्राइंगल से ए पी, पी क्यू, क्यू बी सब निकाल सकते हो। और ए पी, पी क्यू, क्यू बी तुम्हारी निकल जाएगी तो तुमको पता चल जाएगा कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हम तुमको फिर बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तुमको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल्स वेरिएबल्स दिए हैं। अगर हम तुमको यहाँ पर वैल्यू देते 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ये 4 मीटर, है ना, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर, इस तरह 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके का अगर हम तुमको डेटा दिए होते तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लगती कैलकुलेशन करने में। इवन ये दो इक्वेशंस भी बहुत ईजिली निकल जाते और दो इक्वेशन सॉल्व भी बहुत इजीली हो जाते, है ना। वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती और फिर इन राइट एंगल ट्राइंगल से तुम ये तीन लेंथ निकाल लेते और तुम्हारा मिनिमम टाइम आ जाता। आप प्रोसेस सीखने पे फोकस करिए, है ना। आपको आंसर अगर यही सारा डेटा अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया या न्यूमेरिकली दिया रहता तो आपका कैलकुलेशन जो है वो आपको इतना डिफिकल्ट लगता नहीं। हालांकि ये भी डिफिकल्ट है नहीं, कैलकुलेशन आपको इजी लगता, बस यही फर्क है। बाकी प्रोसेस सीखने पर फोकस करो। इस चार भी मीडियम होते तो इसके बाद हम एक और एंगल मान लेते θ4, तो वहां एक और आ जाता sin θ4 डिवाइडेड बाई उस मीडियम में जो स्पीड होता वो लिख लेते। जितने भी होंगे इन्फिनिटी तक होंगे, एन तक होंगे, 20 25 इन्फिनिटी तक होंगे, आप हर के लिए इस तरीके से लिखते चले जा सकते हैं। ठीक है, एक बार बाबू अच्छे से देख लो, अगर तुमको कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एक इस तरीके का बाबू आपको ना एक ये एंगल थीटा है, ये बे है। बे मतलब वो नदी है, बे ऑफ बंगाल जैसा बे, खाड़ी है, खाड़ी है ना, पानी भरा हुआ है, इसमें वाटर है। ठीक है, एक फिशरमैन का घर यहाँ पर है ना, ये फिशरमैन का घर है, एफ फिशरमैन का घर है। ठीक है, ये ओ ए और ये ओ बी, ये सब कोस्ट है। ये ओ ए भी कोस्ट है और ओ बी भी कोस्ट है।
है ना, नदी का किनारा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हाउस एच ऑफ एन एंगलर इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द बैंक ओ ए। ये ओ ए बैंक से इसका ये जो घर है ये डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये डी डिस्टेंस पर है। इस ओ ए बैंक से इस फिशरमैन का जो घर है वो डी डिस्टेंस पर है। एक दिन ये कोशिश करता है, ये चाहता है, फिशिंग करने के लिए निकलता है। तो कितना मिनिमम टाइम पर वो अपने घर से चलकर इस ओबी बैंक पर आ सकता है ना। क्वेश्चन बस ये है कि ए यहाँ से डी डिस्टेंस पे दिया गया है। ठीक है, तो फिशरमैन को एक दिन फिशिंग करना है। तो फिशिंग करने के लिए, है ना, फिशिंग करने के लिए वो कितना मिनिमम टाइम लेगा ताकि अपने घर से चल के वो ओबी बैंक पर आ जाए, ओबी बैंक पर आ जाए। ठीक है, आपको कुछ वेलोसिटी वगैरह दिया होगा, हम बता रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। हाँ, ये ग्राउंड है। ग्राउंड पे ये कांस्टेंट स्पीड v से चल सकता है, और ये वाटर है, इसमें ये स्विम कर सकता है विथ अ कांस्टेंट स्पीड u। क्वेश्चन समझे? उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग इस टाइप में कर रहे थे, है ना। हम आपको फिर से समझा देते हैं। आपके पास ये एक खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जैसा बे है एक, है ना, वहाँ पानी भरा हुआ है। इस ये ओए और ओबी जो है वो इसके कोस्ट हैं। ओए कोस्ट से डी डिस्टेंस दूर एक फिशरमैन का घर है। ठीक है, ये फिशरमैन एक दिन जाना चाहता है फिशिंग करने के लिए, लेकिन फिशिंग करने के लिए किस कोस्ट पे जाना चाहता है? ओबी कोस्ट पे जाना चाहता है। तो जाहिर सा बात है कुछ डिस्टेंस ये ज़मीन पर ट्रैवल करेगा और फिर इसको कुछ डिस्टेंस तैर करके और ओबी पर आएगा, तब जाकर ये अपना फिशिंग कर सकता है। जमीन पर बाबू इसके चलने की जो स्पीड है वो v दी गई है, और जिस स्पीड से ये तैर सकता है वो u दी गई है। ठीक है, अब फिर वही बात आएगा, अगर तुम लॉजिकली सोचो। ठीक है, अब हो सकता है ये यहाँ से यहाँ पर सीधे चला जाए और फिर यहाँ से तैर करके आए। ठीक है, यहाँ से तैर करके आए। तुमको ये नहीं ना पता कि ये फिशरमैन इस ओए कोस्ट पर किस जगह जाएगा और फिर वहां से तैरना चालू करेगा, ताकि इसको टाइम क्या लगे? मिनिमम लगे। तो हम मान लेते हैं कि ये फिशरमैन कुछ इस जगह पर पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा, है ना। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, इस डिस्टेंस को हम x मान ले सकते हैं। ठीक है, ये फिर हम यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हमको नॉर्मल से एंगल चाहिए। तो हम इस एंगल को अल्फा बोल देंगे, तो ये एंगल भी मेरा अल्फा हो जाएगा, या थीटा थीटा मान लो, जो मान लो। आदत है एंगल अल्फा बीटा लिखने का। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, ये अल्फा वो अल्फा है। अच्छा, इतना तो तुम कॉमन सेंस से सोच ही सकते हो कि एक पॉइंट है, बॉडी यहाँ पे जब ये तैरेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो इतना तो फिक्स है कि इस पॉइंट से उसको इस लाइन पर आना है। तो इस लाइन पर वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा उसी में उसको मिनिमम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम, मान लो कि आप ये इस नदी में 10 के स्पीड से चल रहे हो, तो आपको समय तो मिनिमम तब लगेगा जब आप डिस्टेंस मिनिमम ट्रैवल करोगे। एक पॉइंट और एक लाइन से मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? जब आप उस पॉइंट से उस लाइन पर क्या गिराएंगे? परपेंडिकुलर। तो यहाँ तो फिक्स है एक तरीके का। ठीक है, थोड़ा मान लेना, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये मेरा एंगल 90 डिग्री है। अरे बाबू, आपके पास एक पॉइंट है और ये लाइन है, तो पॉइंट से मिनिमम पॉइंट से लाइन का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? जब आप उस पर क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर। ये तो कॉमन सेंस से बिल्कुल बोला जा सकता है ना। ये किस, मान लो ये यहाँ से जाके स्विम करता, या यहाँ से जाके स्विम करता, या यहाँ से आगे जाके स्विम करता, ये नहीं पता था। तो हम इस पार्ट को वेरिएबल मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि ये कुछ पॉइंट P पर आया होगा, और इस पॉइंट को हम कुछ M मान लेते हैं। तो ये यहाँ से P पॉइंट पर आया। अब ये डिस्टेंस है, अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से स्विम करेगा। अगर x की वैल्यू पूरी L/2 आ जाएगी, मान लेते हैं x की वैल्यू अगर आपकी पूरा डिस्टेंस अगर मान लो आधा आता है, तो ये बीच में आ जाएगा, वहां से स्विम करेगा। तो बेसिक फंडा वही है जो पिछले बार था। हमको नहीं पता था कि वो इस कोस्ट पर किस पॉइंट पर जाएगा और वहां से स्विम करना चालू करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये P पॉइंट पर आया और यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे है। x डिस्टेंस ये वेरिएबल है। ठीक है,
अब यहाँ पर जब वो पहुंच गया, यहाँ से उसको इस कोस्ट ओबी पर जाना है और वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको मिनिमम समय तो तभी लगेगा जब वो मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम पाथ लेंथ कवर करेगा। तो एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी तुमको कुछ दिया होगा, है ना? रुको हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, फिर तुम बनाना। हाँ, ये डिस्टेंस टोटल एल दिया है। ये डिस्टेंस बाबू आपको टोटल यहाँ से ये डिस्टेंस ये एल, यहाँ से डी है और यहाँ से इसके घर का डिस्टेंस एल है, इस कॉर्नर ओ से इसके घर के डिस्टेंस एल है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो डी है। ठीक है, ट्राई करो इसको, है ना? ट्राई करो, ट्राई करो इसको। सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है वो, जैसे हम लोग वो कर रहे थे, है ना? यहाँ पर मान लीजिए फिशरमैन का घर है और उसको इस तरफ पहुँचना है, तो मिनिमम टाइम पर पहुँचना है। तो वो इस वाले ओए कोस्ट पर किस पॉइंट पर आए और फिर वहाँ से स्विम करना चालू करे ताकि टाइम मिनिमम लगे। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करते हैं, है ना? यहाँ पे वो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है ना? यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पर बाबू पी आ जाते हो, तो इस पॉइंट से देखो एक पॉइंट है और ये इस लाइन पे तुमको कहीं पर भी पहुंचना है और मिनिमम टाइम पर पहुंचना है। तो जब तुम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, इस पॉइंट पर तुम आ चुके हो, तो तुमको यहाँ से यहाँ इस ओबी पर कहीं पर भी आने में मिनिमम टाइम तो वहीं पर लगेगा जहाँ डिस्टेंस मिनिमम होगा। और एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसलिए मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया। ये थोड़ा बहुत आपको परपेंडिकुलर की तरह लग नहीं रहा होगा, एक्चुअली आप परपेंडिकुलर बाबू ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा यहाँ पे ऐसा। ठीक है ना? लेकिन वो हम बना नहीं रहे, थोड़ा फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड और गंदा सा बन जाएगा, इसीलिए टाइमिंग के लिए। अब ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। तो चलो स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ के हिसाब से नॉर्मल के साथ इधर का एंगल कितना है? अल्फा। तो हम लिखेंगे साइन अल्फा डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है इसका? v विल बी इक्वल टू इधर नॉर्मल के साथ एंगल कितना है? थीटा, साइन थीटा, और ये एंगल इधर का वेलोसिटी कितना है? u, ये क्वेश्चन में दिया है। थीटा तो क्वेश्चन में गिवन है, तो साइन थीटा एक नोन क्वांटिटी है, v और u भी दिए हैं, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा इंटू वी डिवाइडेड बाई यू। ठीक है, साइन अल्फा यहाँ से क्या लिख सकते हो बाबू? साइन अल्फा देखो, इस ट्राइंगल से साइन अल्फा लिखोगे तो क्या आएगा? एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी बाई यू इंटू साइन थीटा। तो इसको कर लो, ये हो जाएगा यू एक्स, ये हो जाएगा वी साइन थीटा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वी साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाबू आपको तो x की वैल्यू चाहिए, यही ना आपका वेरिएबल है। आपको ये नहीं पता कि ये इस ओए कोस्ट पर किस पॉइंट पे जाएगा, तो मैंने माना कि ये यहाँ से p पॉइंट पर आएगा और इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी डी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर इस तरफ आ गया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वी डी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 5 मिनट। एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से
एक्स की वैल्यू है, यहाँ से रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है ये चीज़? तो बाबू ये एक्स निकल गया आपको, है ना। देखो आपको ना ये सब चीज़ थोड़ा वो लगेगा कि ये सब वेरिएबल के टर्म में आ रहा है। अरे बाबू आपको अगर यू की वेलोसिटी यू वी ये सब नंबर में दे दे, ये थीटा मान लो 30 डिग्री दे दे, तब तो साइन थीटा 1/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस तुमको कुछ 10 मीटर दे दे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ जाएंगी। यहाँ पे सब चीज़ें मतलब वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है, इसीलिए तुमको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बाकी है कुछ नहीं। एक बार तुमने ये एक्स कैलकुलेट कर लिया, एक बार तुमने ये x कैलकुलेट कर लिया, तुमको क्या निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है। तो मिनिमम टाइम तुम कैसे निकालोगे? मिनिमम टाइम निकालने के लिए तुम एफ पी डिस्टेंस चाहिए, एफ पी को v से डिवाइड करोगे, और फिर पी एम डिस्टेंस चाहिए, उसको तुम u से डिवाइड करोगे। एक बार तुमको ये x पता चल गया, ये d पता चल गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से तुम एफ पी निकाल सकते हो। ठीक है। और फिर तुम ये, अच्छा ये x है तो ये पूरा l है, तो ये डिस्टेंस l माइनस एक्स हो गया, है ना। तो ये डिस्टेंस आपको l माइनस एक्स दिया ही हुआ है। आपको इसमें थीटा पता ही है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से पीएम निकाल सकते हो। एक बार आपका एफ पी निकल गया, पीएम निकल गया, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका मिनिमम टाइम आ गया। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया है जो इसके पहले 2-3 क्वेश्चंस में किया था, एग्जैक्टली सेम है चीज़ें। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैंने किया है, बस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हमको, स्नेल्स लॉ लगाते पता है तुम डायरेक्टली टी मिनिमम के कंडीशन को पुट कर दे रहे हो, क्योंकि याद करो यही स्नेल्स लॉ टी आपको टाइम को डिफरेंशिएट करके ज़ीरो करने के बाद ये ऐसा कुछ आया था। तो अगर तुम स्नेल्स लॉ यूज़ कर ले रहे हो, इसका मतलब डायरेक्टली तुम उसको इम्प्लीमेंट कर ले रहे हो, डायरेक्टली तुम वो कंडीशन लगा दे रहे हो फॉर मिनिमम टाइम। एक बार बाबू इसको देख लो अच्छे से।
क्लियर है बाबू? मेरे हिसाब से जो भी डेटा दिया गया था उसके हिसाब से हम लोग आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक है, इसको देखना, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक है, आओ देखो इसको कैसे करते हैं। वो फॉर्मेट प्रिंसिपल खत्म हो गया बाबू आपका, बस छोटा सा चीज़ है, हमेशा जो जो बातें सिखाए हैं उसमें बस उसको वैल्यू याद रखना, आराम से बन जाएंगे क्वेश्चंस। मान लो आपके पास ये दो कर्व है। ठीक है, ठीक है, ये कर्व आपका C1 है, ये कर्व आपका C2 है, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है I। ठीक है, ये जो कर्व है ये मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये कर्व इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये ऐसे ऊपर मूव कर रहा है, किसी v वेलोसिटी से, किसी u वेलोसिटी से, कुछ से भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कर्व है आपका, ये जो कर्व आपका यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये कुछ समय के बाद ऐसे आगे जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये इसी कर्व, ठीक है, तो ये जो कर्व है बाबू, ये आपका ऐसे पैरेलल ऐसे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी, तो कुछ समय के बाद ये जो लोकेशन है कर्व का, इसको हम कुछ C1 डैश बोल देते हैं। सिमिलरली ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व आपका ऊपर जा रहा है, कुछ हम इसको अलग कलर से ले लेते हैं ताकि आपको, ये है, ये ऊपर जा रहा था, तो ये ऊपर मान लो यहाँ चला गया, तो ये इस वाले कर्व का नया लोकेशन, जिसे C2 डैश बोल सकते हैं। तो ये जो पहले ये दोनों कर्व जब वाइट वाले थे तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, कुछ समय के बाद ये C1 कर्व C1 डैश बन गया और C2 कर्व C2 डैश बन गया, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, तो ये इसका नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसको हम फॉर एग्जांपल I2 बोल लें, इसको I1 बोल लें। ठीक है, तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका मूव कर रहा है, मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी है ना। पहले ये कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, कुछ समय के बाद ये जो कर्व है ये किसी दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने लगा, है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई कैसे निकालेंगे।
तो अगर आप ध्यान से सोचो तो हम क्या करेंगे, हर प्रॉब्लम में, हर क्वेश्चन में, जो इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बाबू, इसको हम ओरिजिन मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको इनी मान लें तो यानी यहाँ से हम एक वेक्टर ज्वाइन कर देंगे ऐसा। ये जो वेक्टर है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। किसका? इस I2 का। ठीक है, और एक बार हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा तो हम वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे। बस इतना ही तो काम आपको करना है। अगर ये काम आप कर गए तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो लॉजिकली सोचो, ये ओरिजिन है तो इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का अगर तुम कोऑर्डिनेट लिखोगे तो तुम इसको, अगर तुम इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हो तो ये वाला जो एरो आपको दिख रहा है दैट विल बी योर पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो वेक्टर होता है उसको आप पोजीशन वेक्टर, हम वेक्टर आर बोल सकते हैं। अगर तुम इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मानो तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका मान लो किसी टी टाइम के बाद आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हम इसको फाइनल मान सकते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर होगा उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर होता है उसको आप क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बोलते हैं। तो क्योंकि आपने इसको ओरिजिन मान लिया है तो यही वेक्टर आपका आर है और यही आपका वेक्टर एस है ना। तो कहने का मतलब कि अगर तुम किसी भी तरीके से इस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को निकाल लो तो तुम उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुमको वेलोसिटी ही चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? आओ एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको और बेटर क्लियर होगा। मान लेते हैं कि ये आपके पास कुछ स्ट्रेट लाइन है ऐसा। ऐसा ले लेते हैं, ये आपका बाबू कुछ स्ट्रेट लाइन S1 है, ये आपका स्ट्रेट लाइन S2 है, ये एंगल थीटा दिया है, ये इसका इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लीजिए I1। ठीक है, अब ये मत डाउट लगना कि सर आप यहाँ पे टॉपिक पे तो कर्व लिखे हैं, यहाँ आप स्ट्रेट लाइंस के लिए कर रहे हैं। तो बाबू स्ट्रेट लाइंस भी तो कर्व होता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट माना जा सकता है, या ये स्ट्रेट लाइंस के लिए भी एप्लीकेबल है ना। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना कि आप तो कर्व के लिए बताए थे, स्ट्रेट लाइन के लिए लगा रहे हैं। चलिए, ये स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं कि ऐसे मूव कर रहा है अपने लेंथ के परपेंडिकुलर और ये ऐसे मूव कर रहा है अपने लेंथ के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मूव कर रहा है कुछ v1 स्पीड से, ये मूव कर रहा है कुछ v2 स्पीड से। ठीक है, तो कुछ समय के बाद ये लाइन जो है वो ऐसे ट्रैवल करके नीचे आ जाएगा, आ जाएगा ना। सिमिलरली ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये ऐसा, ये ट्रैवल करके कुछ समय के बाद ऊपर चला जाएगा। है ना, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलली नीचे आ गया और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर चला गया क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर थी इसकी। तो ये जो अब ये पहले ये जब दोनों येलो लाइंस थे इनिशियली था, हम इसको स्ट्रेट लाइन, इसको हम S1 डैश बोल देते हैं और इसको हम S2 डैश बोल देते हैं। तो अब ये जो नए स्ट्रेट लाइंस S1 S2 डैश हो गए ये किसी लेटर टाइम t पर होंगे, है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी से चल रहे थे तो हम मान लेते हैं कि इनका लोकेशन ये किसी लेटर टाइम t पर है। तो ये जो पॉइंट आया आपका, ये आपका नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जिसको आप I2 बोल सकते हो। तो फिर वही बात है बाबू, कॉन्सेप्ट के तौर पर हम इस पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट कर लेंगे। तो अगर किसी भी तरीके से अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकाल लें, ये जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आएगा, इस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का वेक्टर निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का वेक्टर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलो,
तो कैसे निकालोगे बाबू, ये ओरिजिन है, तुमको बस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 0,0 है। इस पॉइंट का अगर तुम कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो तुमको ये वेक्टर आसानी से मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको बाबू यहाँ से परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। अब ये ओरिजिन है तो ये टोटल x डिस्टेंस होगा, ये y डिस्टेंस होगा। अच्छा बताओ, ये स्ट्रेट लाइन v2 से चल रहा है तो t टाइम के बाद ये कितना डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, v2t। लो y कोऑर्डिनेट मिल गया। ये थीटा है बाबू तो ये भी थीटा ही होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन v1 से चल रहा है तो t समय के बाद ये यहाँ से कितना डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा, ये हो जाएगा v1t। तो यानी अगर हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तुम tan थीटा लोगे तो तुमको v2t बाई ये डिस्टेंस मिलेगा, इसको x मान ले तो x यहाँ से आ जाएगा v2t बाई tan थीटा। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस निकल गया, दिस इज v2t बाई tan थीटा। और इस राइट एंगल ये थीटा है तो ये 90 है, तो इस यहाँ पे तुम साइन थीटा ले लो। तो साइन थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर v1t और डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस x हो जाएगा v1t बाई साइन थीटा। तो यानी आपको टोटल डिस्टेंस मिल गया। तो टोटल x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, I2 जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका v1t बाई साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा v2t बाई टैन थीटा, और उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा v2t। निकल गया। अरे बहुत आसान होता है बाबू। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कैसे लिखोगे, दिस विल बी v1t बाई साइन थीटा प्लस v2t बाई टैन थीटा, इस पूरे का आई कैप प्लस v2t जे कैप। तो खत्म। आई तो हो जाएगा डी एस वेक्टर बाई डी टी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि ये डिफ्रेंशिएट होगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो v1 बाई साइन थीटा बचेगा, ये कांस्टेंट है ना, ये v2 बाई टैन थीटा और ये v2 t से t, कितना डिफ्रेंशिएशन भी आसान है। तो ये बाबू आपका हो गया v1 बाई साइन थीटा प्लस v2 बाई टैन थीटा, इसका आपका आई कैप आ जाएगा प्लस v2 जे कैप। दिस विल बी योर आंसर। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में है ही, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना, तो आपको इससे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई, या वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो बाबू। आओ देखो, इसी से मिलते जुलते एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके पास ये एक पैराबोला है, y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन यहीं पर है, ये ब्लू वाला जो है आपका ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन जो है बाबू वो अपने लेंथ के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मान लो v0 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ये आपका x है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये इसका इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये इसका ओरिजिन भी है। ये इसका इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और साथ में एक्स और वाई एक्सिस ओरिजिन, या आप इसको ओरिजिन मान भी सकते थे, इस बार ओरिजिन दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व जो है ये वाइट वाला, ये इस पॉइंट पर इनिशियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर्व वहीं पर है, ये स्ट्रेट लाइन चला। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन चला तो कुछ समय के बाद ये यहाँ आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करके आगे आएगा, v0। और मान लेते हैं कुछ समय के बाद, एक t टाइम के बाद यहाँ पे। तो आई होप ये डिस्टेंस आप समझ पा रहे होंगे कि ये डिस्टेंस आ जाएगा v0t, या इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो v0t होगा। ठीक है, तो हमको वही निकालना है, हमको तो भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी आपको तब मिलेगी, तो ये जो वेक्टर यहाँ आएगा ये आपका फाइनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो ये हम निकालेंगे ds वेक्टर बाई dt करके। तो ये ओरिजिन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी v0t पता है, इस पॉइंट का ये y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? अरे आपको इस पूरे कर्व का इक्वेशन ही दिया है, y इज इक्वल टू 2x²। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, v0t, तो 2 इंटू v0t का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2v0² बाई टी इंटू टी स्क्वायर। तो यानी इस I2 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी v0t कॉमा 2v0² टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, v0t i कैप प्लस 2v0² टी स्क्वायर j कैप। तो हमको वेलोसिटी चाहिए, दिस v वेक्टर विल बी इक्वल टू ds वेक्टर बाई dt वेक्टर। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे v0 आएगा, और 2v0² कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये आ जाएगा 4v0² j कैप। तो ये बाबू आपका आ गया। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड आप √a² प्लस b² कर सकते हो, ये हो जाएगा v0², और ये हो जाएगा बाबू आपका 16v0⁴। ठीक है, जो भी है ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इजी है कि नहीं, है ना? मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की चीज़ें बताई, एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व का बताया। अगले क्लास में और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, आपके पास एक कर्व दिया था, एक स्ट्रेट लाइन दिया था, ये कर्व इस बार अपने जगह पर ही था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है वो v0 डिस्टेंस आगे ट्रैवल किया। तो v0 डिस्टेंस आगे ट्रैवल किया, तो ये अगले कुछ समय के बाद इस पॉइंट पर आ जाएगा, मान लेते किसी t टाइम के बाद। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, आप अपने इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन मान लो, और तो दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ज्योमेट्री वगैरह का यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज़ करके आप इस नए इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो। तो ये ओरिजिन हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ जो एरो जाएगा इनिशियल से फाइनल के तरफ, उसी को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलोगे। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मिल जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो टाइम वेलोसिटी मिल जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? हेलो, हाँ अपूर्व, मैं भी ऑनलाइन क्लास में है, थोड़ा देर बाद बात करना, ठीक है? बोलो बाबू क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? एक बार तुम पूरा कॉन्सेप्ट देख लो अच्छे से कि मेन कॉन्सेप्ट क्या था। मेन कॉन्सेप्ट था कि आपके पास जो कर्व्स थे वो मूव कर रहे थे, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी मूव कर रहा था। और क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वेलोसिटी निकालिए। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए हम अपना जो इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ओरिजिन मान लिया करेंगे। तो फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फाइनल पॉइंट की तरफ जो एरो जाएगा या जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। आपको तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। एक बार आप अच्छे से इन चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको 1 डायमेंशनल अच्छे से आता है ना, तो 2 डायमेंशनल में भी आपको बेसिक सारी चीज़ें आती हैं, है ना? बस रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब आपके लिए थोड़े नए होंगे, प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा नया होगा, लेकिन उनको बनाने का और उनको करने का तरीका वैसा ही होगा जो 1 डायमेंशनल में। और वेक्टर्स, ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। 2 डायमेंशनल बेसिकली है क्या?
अभी तक आपका बॉडी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, अब आपका बॉडी जब मूव करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो हम लोग एक्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेंगे और वाई को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेंगे और अंत में दोनों को मिलाकर आंसर लिख देंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन को देखोगे तो वो एक वन डायमेंशन की तरह दिखेगा, आप वाई डायरेक्शन को देखोगे तो आपको वो एक वन डायमेंशन की तरह दिखेगा। तो आपके पास दो वन डायमेंशनल चीज़ें रहेंगी, तो उनको और वन डायमेंशन की सारी बातें तो आप सीख चुके हैं, इसलिए वो अप्लाई करना ईजी रहता है ना। डिफिकल्ट नहीं है, आसान चीज़ें हैं वो सब। बाकी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो आएंगे रिलेटिव वगैरह में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बाबू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। ठीक है, आज दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक फॉर्मेट प्रिंसिपल जिसको आप साइन लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, और एक इस तरीके का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। ठीक है, तो इनको बाबू देख लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।